नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां उत्तराखंड की खेल नीति में राज्य सरकार ने संशोधन किया। राज्य कैबिनेट की बैठक में संशोधन को मंजूरी दी गई। तो प्रदेश के विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में 2014 के बाद ऐसी कोई नीति नहीं थी जिसमें खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने पर सरकारी नौकरी दी जा सके, लेकिन अब खेल नीति में संशोधन किया गया, जिसके बाद प्रदेश के 6 सरकारी विभागों में खिलाड़ियों को नौकरी और आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जाएगा। राज्य की खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बीते दिनों कई फैसले लिए थे। अब एक और बड़ा फैसला हुआ है कि जो अच्छा खेल कराएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत कराएंगे, उनको नौकरी मिल सकेगी और डिप्टी एसपी तक का आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलेगा। हमारे साथ विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार साहब हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, खेलों में राज्य सरकार कई बड़े निर्णय ले रही है। राज्य की प्रतिभाएं माइग्रेट कर जाती थी सुविधाएं ना होने के कारण, सम्मान ना होने के कारण। आपने इन तकनीकी दिक्कतों को समझा और कई फैसले सरकार लेकर आई है। तो सर, क्या क्या हैं ये फैसले और इससे कितना लाभ होगा? देखिए, 2021 में अक्टूबर 2021 में राज्य सरकार ने हमारी खेल नीति पास की थी और इस खेल नीति के अंतर्गत कई सारे ऐसे बिंदु थे जिन पर काम करके हमको उत्तराखंड को खेलों में एक अग्रणी प्रदेश बनाना था। हमारा प्रदेश आप जानते ही हैं युवा प्रधान प्रदेश है और खेलों के प्रति उत्तराखंड में पुराने समय से बहुत रुचि रही है और बड़े यहाँ पे प्रतिभाशाली खिलाड़ी भी रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव था और इंसेंटिव्स का भी अभाव था प्रॉपर जो खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए, तो इस वजह से हमारे कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी लड़के लड़कियां प्रदेश से बाहर जाकर और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे और जिसमें कि उनको एक तो दिक्कत भी आती थी प्रदेश से बाहर जाके खेल सीखना और उसको वो करने में, और दूसरा प्रदेश का भी नुकसान होता था। तो इसी को देखते हुए खेल नीति के तहत हम दोनों चीज़ों पे जोर दे रहे हैं। एक तरफ हम लोग फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे को डेवलप कर रहे हैं। हमारे सभी ज़िलों में स्टेडियम्स बनाए जा रहे हैं और तरीके की जो स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, कहीं पे शूटिंग रेंज बन रहा है, कहीं पे बॉक्सिंग रिंग बन रहा है, कहीं पे वेलोड्रोम बन रहा है। तो एक तो हम इस तरह से पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं और साथ ही साथ स्कूल के बच्चों से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए हम अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने पिछले साल 8 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए हमने स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की थी हर ज़िले में। इस साल हम 15 से 23 वर्ष के बच्चों के लिए लॉन्च करने जा रहे हैं। अभी दो दिन बाद राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को, तो उस समय मुख्यमंत्री जी खेलों के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण भी घोषणाएं करेंगे और खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। और इसी कड़ी में हम लोग जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर जो भी उत्तराखंड के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मेडल लेके आ रहे हैं, खास तौर से ओलंपिक खेलों में, वर्ल्ड चैंपियनशिप में, राष्ट्रमंडल खेलों में या एशियन गेम्स में और उसी तरह से नेशनल गेम्स में जो लोग मेडल लेके आएंगे, तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने लगभग 150 से अधिक पद चिन्हित किए हैं 6 विभागों में और इसमें हम इनको सीधी भर्ती का हमने प्रावधान रखा है। और इसमें जो भी बच्चे हमारे अलग अलग स्तर के मेडल लेके आएंगे उसकी हमने ग्रेडिंग करते हुए एक चीफ सेक्रेटरी साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है राज्य सरकार द्वारा और वो कमेटी इन सारी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी करके इनके बारे में संस्तुति करेगी और फिर जिस पे इनको राज्य सरकार सीधे नियुक्ति देगी। इस स्कीम को बनाते समय हमने हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, पंजाब, वहाँ पर भी ये व्यवस्था कई समय से चल रही है, तो उसका भी हमने अध्ययन किया था और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार जब अगले 2-3 महीने में हम ये स्कीम लागू करते हैं तो इससे निश्चित रूप से उत्तराखंड के जो युवा हमारे खिलाड़ी हैं, लड़के लड़कियां हैं, उनको खेलों में और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और उत्तराखंड आने वाले वर्षों में खेल जगत में एक राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली प्रदेश के रूप में उभरेगा। सर, कैबिनेट में एक और बड़ा निर्णय हुआ है कि 2014 में एक मसला चूक कोर्ट में गया था, तो 2014 से आउट ऑफ टर्न और कई चीजें रुकी हुई थी, तो अब 2014 में या 2014 के बाद जो भी जीतते हुए लोग आए हैं उनको भी आप लोग ये मौका देने जा रहे हैं, तो इससे कितना लाभ होगा? जी, हमारा वैसे जो नॉर्मल नीति में हमारा ये प्रावधान है कि मेडल जीतने के 5 वर्ष के भीतर
कोई भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, क्योंकि हो सकता है कई बार जो मेडल जीतने वाला खिलाड़ी हो वो उस आयु का ना हो जो मिनिमम आयु होती है सरकारी नौकरी के लिए। तो हमने ये प्रावधान रखा है कि मेडल जीतने के 5 वर्ष के भीतर आप अप्लाई करेंगे तो आपको इसके लिए कंसिडर किया जाएगा। लेकिन चूंकि हमारे प्रदेश में 2013 के बाद से ये नियुक्तियां बंद कर दी गई थी, तो 2014 से लेके जो अब तक जिन खिलाड़ियों ने मेडल जीता है उनके लिए भी कैबिनेट ने हमें विशेष प्रावधान रखते हुए अनुमति दी है कि उनको हम वन टाइम कंसिडर करके इस स्कीम में कवर कर सकेंगे। सर, अगले वर्ष राष्ट्रीय खेल भी होने जिसकी आप लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और जो नई पॉलिसीज वगैरह बन रही हैं उससे भी इसको लाभ मिलेगा, तो अगले वर्ष होने वाले खेलों की क्या क्या तैयारियां हैं और ये कि कितना बड़ा टास्क है राज्य सरकार के सामने इसको सकुशल संपन्न कराना? देखिए, जो नेशनल गेम्स हम लोगों ने जो बिड किया था वो भी यही सोच के बिड किया था, क्योंकि नेशनल गेम्स की तैयारियों में ही एक राज्य को अच्छा खासा स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, एक इकोसिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। तो कई सारी जो हमारी खेल नीति से जुड़ी हुए विषय हैं वो नेशनल गेम्स की तैयारियों के साथ जुड़े हुए हैं। तो काफ़ी हद तक मेरा मानना यह है कि अगले साल मार्च अप्रैल तक हमारा जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमको क्रिएट करना है नेशनल गेम्स के लिए वो लगभग सारा तैयार हो जाएगा। अच्छा, उसको टेस्ट करने के लिए मैंने ओलंपिक संघ के साथ मीटिंग भी की थी और हमने अलग अलग फेडरेशन से भी कहा है कि अगले 1 साल में चाहे राष्ट्रीय स्तर के या नॉर्थ जोन के या जिस भी स्तर के वो टूर्नामेंट्स अगर हमारी ये जो नए फैसिलिटी क्रिएट हुई हैं इनमें कराना चाहेंगे तो उसके लिए भी हम उनको सहयोग देंगे, ताकि नेशनल गेम्स के आयोजन से पहले इन फैसिलिटीज़ की अच्छे से टेस्टिंग भी हो जाए, कोई छोटी मोटी कमी हो कहीं तो उसको हम लोग दूर कर सकें। तो और उसके बाद जो बाकी का जो समय है अगले साल अप्रैल से लेके अक्टूबर तक का जो वो है, उस दौरान जो हमें अस्थायी जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा गेम्स की तैयारी के लिए उसको हम क्रिएट करेंगे। और अच्छी टीम है हमारे पास उपलब्ध, और हमारे प्रदेश से राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में महासचिव भी अभी हमारे प्रदेश से ही चुनी गई हैं। तो उन सबके सहयोग से और टीम वर्क के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग बढ़िया तरीके से नेशनल गेम्स कराएंगे। तो आप थे विशेष प्रमुख सचिव खेल अभिनव कुमार साहब, जिन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें की हैं। पहला, जो राज्य सरकार नई खेल नीति लाई और जो इसमें समय समय पर संशोधन कर रही है, ये अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों से ही जुड़ा हुआ है और अगले वर्ष होने वाले राष्ट्रीय खेलों की सभी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं ताकि अगले वर्ष होने वाले जो खेल हैं उनको सकुशल संपन्न कराया जा सके। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। रुक करेंगे अगली खबर का, जो उत्तराखंड बेहतर परिणाम के लिए सभी स्तर पर लगातार कार्य कर रहा है। उसके साथ ही तमाम तरह की जो कोशिशें हैं वो भी की जा रही हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग की तरफ से। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजधानी देहरादून में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और प्रदेश के सभी ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर भाग लेने के लिए पहुंचे। शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी का कहना है कि ब्लॉक स्तर से ही शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करना शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। बच्चों के लिए परिणाम बेहतर हो इसके लिए भी सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाई जा सके इस पर फोकस है। इसके 2 उद्देश्य हैं। एक तो जो समग्र शिक्षा अभियान के तहत हम लोगों का बजट पिछले वर्ष कम खर्च हुआ था, तो हम लोग इस प्रयास में है कि इस वर्ष पहले से ही हम लोग उसकी तैयारी करें और 100% जो बजट भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया उसको हम लोग खर्च कर लें। एक तो उसकी मीटिंग हमने बुलाई, लगातार हर बृहस्पतिवार को हम समीक्षा करते हैं। आज हमने फिजिकल उसकी बैठक रखी है। दूसरा जो हमारा FLN कार्यक्रम चल रहा है निपुण भारत अभियान के तहत, जिसमें छोटे बच्चों को भाषा और गणित सिखानी है, उसकी हमने यहाँ ट्रेनिंग रखी है कि उसको कैसे हम उन लक्ष्यों को कैसे हासिल करें और किस तरीके से हम अभिभावकों से जुड़ें। जो गांव का कोई अगर महिला समूह है, महिला मंगल दल है या युवक मंगल दल है, उन लोगों को साथ लेकर के कैसे बच्चों में हम जो अभिरुचि है या सीखने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं, उस सबको लेकर। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और बोर्ड बैठक में कुल 64 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिन पर बोर्ड के द्वारा विचार विमर्श भी किया गया। और इसमें अहम फैसले की बात अगर करें तो दुरुस्त पहाड़ी इलाकों में कृषि भूमि पर इको रिजॉर्ट के निर्माण को तय शर्तों के साथ मंजूरी देने का ये निर्णय लिया गया। प्राधिकरण के इस फैसले से
पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन की जो नई संभावना है उसको विकसित किया जा सकेगा। और आपको बता दें कि छतों पर मोबाइल टावर लगाने को लेकर आने वाली समस्याओं और विरोध को देखते हुए अब सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दी गई। मोबाइल टावर से संबंधित मानचित्र को पास कराने के लिए ITDA के आवेदन भी कराने होंगे। ITDA के माध्यम से MDDA को आवेदन नक्शे सहित प्राप्त होंगे। साथ ही 7 दिन में प्राधिकरण अपनी रिपोर्ट देगा और 7 दिन में रिपोर्ट नहीं देने की स्थिति में मानचित्र को खुद ही पास मान लिया जाएगा। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने यह बताया कि बोर्ड बैठक में फसाड नीति को भी कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी गई। इसके तहत शहर के मुख्य मार्गों पर फसाड का कार्य किया जाएगा और प्राधिकरण ने इसके लिए वास्तुकला, कलाकृति एवं शिल्प के साथ ही समावेश से खास डिजाइन भी तैयार किए। यह ऐसी पहाड़ी डिजाइन है जिनका प्रयोग भवन स्वामी कर सकेंगे। इन डिजाइनों का प्रयोग कर शहर में बनने वाले नए मकानों को पूरी तरह से पहाड़ी कल्चर में रंगा जाएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने लिया है, फसाड पॉलिसी शासन ने अनुमोदित किया था, तो फसाड किस तरह का हो उसकी हमने कुछ प्रारूप कल अप्रूव कराया, अनुमोदन कराया। अब जो हमारे भवन बनेंगे उसको फिर हम एक रोड वाइज लेंगे कि एक रोड पे एक तरह के फसाड, तो आने वाले समय में जो एक पहचान है हमारी, जो उसमें हमने उत्तराखंड का जो आर्किटेक्चर है उसको लिया हुआ है, तो एक सिमेट्री देखने को मिलेगी आपको, तो निश्चित रूप से शहर की खूबसूरती उससे अच्छी होगी। चौड़ी का मतलब ये है कि हमने 9 मीटर नहीं लिया है, मिनिमम हमने 12 मीटर ली है। कोई भी जो व्यावसायिक भवन स्वीकृत होगा वो 12 मीटर की सड़क पर ही होगा। अभी तक वो 18 मीटर था। तो हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं उनकी जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी है उसका जो हमारे यहाँ इम्पैनल्ड जो आर्किटेक्ट्स हैं उनको हमने इम्पैनल किया हुआ है, वो स्ट्रक्चरल सेफ्टी को जब अप्रूव करते हैं जो उसके लिए अथराइज्ड हैं उसके बाद ही फिर हम लोग अप्रूव करते हैं। तो खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने दिया कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री सुरेश आर्य बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सदस्यता दिलाई। 1984 से 1989 तक पहली बार सुरेश आर्य रहे हैं विधायक और 1996 में दूसरी बार यशपाल आर्य को हार कर बने थे विधायक। तो ये हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, जहां बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है कांग्रेस को और पूर्व मंत्री सुरेश आर्य बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उन्होंने सदस्यता दिलाई है, सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं। और आपको बता दें कि ये बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए। उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने। तो ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उपचुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि कांग्रेस को प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता ग्रहण कराई है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे। बागेश्वर उपचुनाव से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब यहां उपचुनाव होने हैं, जिसके पहले ही कांग्रेस की सदस्यता छोड़ दी है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। उपचुनाव से पहले बीजेपी ने कांग्रेस को ये झटका दिया। आगे बढ़ेंगे, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 27 जुलाई को हरिद्वार दौरे पर आ रहे हैं और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर जिला और प्रदेश संगठन तैयारी में जुटा हुआ है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम को सजाया जा रहा है। वहीं शहर के कई चौक चौराहे पर भी जेपी नड्डा के स्वागत वाले होर्डिंग से पटे पड़े। जेपी नड्डा ऋषिकुल ऑडिटोरियम पहुंचकर प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। इस दौरान बूथ 174 के कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उसके बाद जेपी नड्डा आध्यात्मिक संस्था शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश कोर कमेटी के साथ भी बैठक कर तमाम जो तैयारियां हैं वो अब पूरी कर ली गई है। चाहे बात हो सुरक्षा व्यवस्थाओं की या तमाम तैयारियों की, सभी इस वक्त पूरी कर ली गई हैं। सबसे पहला जो कार्यक्रम है उनका ये ऋषिकुल परिसर में मेरा माटी मेरा देश जो लगातार चल भी रहा है, उसमें वृक्षारोपण का कार्य करेंगे। उसके बाद में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक
मन की बात का कार्यक्रम जो प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को होता है, वो अपने बूथ संख्या 174 जहाँ पर ये परिसर है उसके कार्यकर्ताओं के साथ में यहाँ पर मन की बात के कार्यक्रम को सुनेंगे। इसके बाद में यहाँ से उनका प्रस्थान होगा शांतिकुंज के लिए। शांतिकुंज में एक G20 का वसुधैव कुटुंबकम का कार्यक्रम है, उसमें प्रतिभाग करेंगे। साथ ही साथ कोर कमेटी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को हरिद्वार आ रहे हैं और हरिद्वार में ही कल पार्टी की कोर कमेटी की बड़ी बैठक भी आयोजित होगी और माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं बागेश्वर उपचुनाव में भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी रणनीति तैयार की है और कई नाराज चेहरों को मना रही है और कुछ ऐसे लोगों को भी साथ लाई जो कभी कांग्रेस में चुनाव लड़ चुके थे। हमारे साथ महेंद्र भट्ट जी हैं। भट्ट जी, बागेश्वर चुनाव और चंपावत उपचुनाव में जानकार और फील्ड की यदि रिपोर्ट देखें तो अंतर बताया जाता है। चंपावत की और बागेश्वर की परिस्थितियों में भिन्नता है, लिहाजा आप लोग इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। किस स्ट्रेटजी पर पार्टी काम कर रही है? कुछ लोग आ गए, कुछ लोग और आने वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर ही चुनाव लड़ती है और कार्यकर्ता उत्साह पे हम लोग जीतते हैं। चंपावत चुनाव भी हमने अपने उसी बूथ प्रबंधन के आधार पर चुनाव जीता था और अभी तक का उत्तराखंड का सबसे प्रभावशाली चुनाव, सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी पक्ष में पड़े हैं। यही रणनीति हमने अभी बागेश्वर में अपनाई है। हमने वहाँ भी अपनी बूथ कमेटी हमने तैयार की है। मैं लगभग प्रत्येक मंडलों में बूथ की जो 11 टोली उनसे मेरा प्रत्यक्ष रूप से मिलना हुआ है और अभी संगठन की दिशा हमारे प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी परसों से बागेश्वर के अंदर हैं। आज भी उनके कार्यक्रम रहेंगे। हमने 40 अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनका प्रयोग हम लोग बागेश्वर चुनाव में करने वाले मुख्यमंत्री जी सहित ऐसे 40 स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम हमने तय कर दिए हैं। दूसरे दलों के लोग हैं, दूसरे दलों को मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अब जन दबाव राजनीतिक कार्यकर्ता पर प्रेशर मेंटेन करता है। मोदी जी के विकास के कार्य हों, पुष्कर सिंह धामी जी का राज्य के प्रति जो समर्पण का भाव है, इस विषय को लेकर अनेकों दलों के बहुत वरिष्ठतम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहाँ के चेयरमैन हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी पत्नी पहले ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ जुड़ गई हैं। चेयरमैन के तीनों प्रत्याशी जो पहले चुनाव लड़े थे आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस के प्रत्याशी भी, और मुझे कल ही जानकारी मिली है कि एक और दल के जो पिछले प्रत्याशी थे वो भी भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। धीरे धीरे क्रम बढ़ेगा और मैं कह सकता हूं कि हम लोग बागेश्वर चुनाव पिछली बार से अधिक मतों से जीतेंगे। पहले भी सब दलों की जमानत जब्त हुई थी, इस बार भी जमानत जब्त होगी। क्या भगतदा का आशीर्वाद मिलने जा रहा है? भगतदा हमारे प्रेरणा स्रोत है। भगतदा का जिला बागेश्वर है और मुझे बताते खुशी है, जानकारी मिली कि भगतदा बागेश्वर गए हैं। उनसे आग्रह कर सकते हैं कि जो उनके परिचित हैं, उनके शुभचिंतक हैं, उनसे बातचीत करेंगे और मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे। अध्यक्ष जी, विपक्ष आरोप कांग्रेस से आरोप लगाता है कि धन बल, बाहुबल और प्रशासनिक शक्तियों का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी अपने पक्ष में माहौल बना रही है। कल एक बेरोजगार संघ के अध्यक्ष भी अरेस्ट किए गए। ये एक पुलिस का प्रेशर था, अनावश्यक माहौल खराब करने का दावा है, परंतु ऐसा हुआ नहीं। से आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस जब हार की ओर बढ़ती है तो उसके पास इसके अलावा बोलने के लिए बचता नहीं है। धन बल है, वहाँ की जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता किस रूप में काम कर रहा है। आखिर वहाँ के माहौल को खराब करने के लिए कुछ चीज़ होंगी तो प्रशासन का अपना काम है, उस पर हमारा भारतीय जनता पार्टी को लेना देना उस विषय को हमारा ध्यान भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाए उसको एक चुनाव आयोग की फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।